अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। वेलकम टू यूरिका अकेडमिया। दिस इज मी सर अजीम और हम कर रहे हैं आज अपने फ्री टेस्ट सेशन के टेस्ट 3 की डिस्कशन, जिसमें हमारे पास बेटे शामिल है एडजेक्टिव, हमारे पास शामिल है आर्टिकल और हमारे पास शामिल है प्रेपोजिशन। तो बड़े मजे की डिस्कशन होने वाली है। मजे मजे के रूल्स आप सीखने वाले हैं इसमें। मजे मजे के रूल्स को हम रिवाइज करने वाले हैं। और आपको मैंने पहले भी बोला कि मैंने आपके टेस्ट को इस तरह डिजाइन किया है कि अगर आप इस टेस्ट को सोल्व करते हैं, डिस्कशन लेते हैं, तो बिलीव मी आपका पूरे का पूरा सिलेबस आपके पास क्या होगा, रिवाइज होगा। जैसे देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द लिटिल चाइल्ड बिकेम मच। अच्छा, पहली बात मैं आपको यह भी बता दूं कि जब हम अल्टरनेटिव सेंटेंस वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमने कभी भी आपने ये नहीं करना कि आप पहले एक सेंटेंस पढ़ें, फिर दूसरा सेंटेंस पढ़ें, फिर तीसरा सेंटेंस पढ़ें। आपने इनको कंपैरेटिवली पढ़ना है। कंपैरेटिव मतलब जैसे देखिए, दा सब में सेम है, लिटिल सब में सेम है, चाइल्ड सब में सेम है, बिकेम सब में सेम है। तो यहां तक तो हमने चारों सेंटेंसेस पढ़ ली। हम चारों सेंटेंसेस को इकट्ठा पढ़ते हैं। हमने ऐसा नहीं करना कि पहले एक सेंटेंस पढ़ना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा सेंटेंस पढ़ना। बिल्कुल ऐसा नहीं करना। आपने चारों सेंटेंसेस को इकट्ठा पढ़ना है। अब आगे चलते हैं जी, जहां पर डिफरेंस है। डिफरेंस है मच अस्लीप, वेरी अस्लीप, फास्ट अस्लीप और टू अस्लीप। अब पहली बात तो यह है कि फास्ट हमारे पास स्लीप को मॉडिफाई कर रहा है, जबकि हमें पता है अब फास्ट स्लीप को क्या बोलेंगे कि वो बड़ा तेज सोया हुआ था, बड़ा सख्त सोया हुआ था। तो बिल्कुल ऐसा हम एक्सप्रेशन यूज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा चार्ली ऑप्शन क्या है, गलत। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जब हमने वेरी और मच के रूल्स को पढ़ा था, हमने वेरी और मच के जब रूल्स को पढ़ा ना, तो मैंने आपको 3 रूल्स पढ़ाए थे वेरी के और 3 रूल्स ही पढ़ाए थे मच के। मैंने आपको बोला था कि आपने पॉजिटिव डिग्री को मॉडिफाई करना है मच के साथ, आपने कंपैरेटिव डिग्री को मॉडिफाई करना है, पॉजिटिव डिग्री को वेरीफाई करना है वेरी के साथ, और कंपैरेटिव डिग्री को इंटेंसिफाई मॉडिफाई करना है किसके साथ बेटे, मच के साथ। फिर हमने ये कहा कि ये जो आईएनजी एडजेक्टिव होता है उसको आपने मॉडिफाई करना है वेरी के साथ, और जो थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव होता है उसको आपने किसके साथ करना है, मच के साथ। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास कुछ थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव्स इस तरह के हैं जो कि हमारे पास एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे हमारे पास टाइड है, डिलाइट है। अगरचे वो थर्ड फॉर्म्स हैं, अगर हमें थर्ड फॉर्म होने की वजह से उनको मच के साथ मॉडिफाई इंटेंसिफाई करना चाहिए, लेकिन हम उनको मच के साथ नहीं करते, हम उनको किनके साथ करते हैं, वेरी के साथ करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो थर्ड रूल था मच का, वो ये था कि जितने भी A+ वाले एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, हमें उनको किनके साथ करना है, मच के साथ करना है। जैसे देखिए, आपके पास वर्ड है अस्लीप का, जो इस सेंटेंस में भी यूज हुआ है। आपके पास वर्ड है अलाइव का, ठीक है। आपके पास वर्ड है अवेक का, एडजेक्टिव है अवेक का। आपके पास एडजेक्टिव है अफ्रेड का। अब ये जितने भी एडजेक्टिव्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ए से स्टार्ट हो रहे हैं। तो हम इनको क्या बोलेंगे, हम इनको बोल रहे हैं A+ एडजेक्टिव्स। अब A+ एडजेक्टिव जो है, इनको आपने हमेशा मच के साथ करना है, कभी भी वेरी के साथ नहीं करना। तो ये 3 रूल्स बेटे हमने पढ़े थे वेरी के लिए, और 3 रूल्स आपने बेटे किसके लिए पढ़े थे, मच के लिए। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपके टेस्ट और डिस्कशन इस तरह डिजाइन की गई है कि आपका पूरे का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाएगा। जैसे इसी एक क्वेश्चन की डिस्कशन में आप देख रहे हैं कि आपका वेरी और मच पूरे का पूरा क्या हो गया, रिवाइज हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहां पर चूंकि अस्लीप लिखा हुआ है तो हम वेरी को इसके साथ मॉडिफाई करने के लिए नहीं लिख सकते, हमें मच लिखना है अस्लीप के लिए। अच्छा, अब ये जो मामला ना TOO वाला, अब ये भी थोड़ा समझ लीजिएगा। देखें, 3 स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। एक आपके पास है TOO प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें आप एडजेक्टिव लिखेंगे और उसके साथ आप इनफ लिखेंगे। आपने इन्फिनिटिव में और जेरेंट में ये दोनों स्ट्रक्चर पढ़े। और थर्ड स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, जिसमें आप सो लिखेंगे और एडजेक्टिव लिखेंगे। देखिए, ये जो एक्सप्रेशंस है ना तीनों, ये तब तक मुकम्मल नहीं होते जब तक आप इनका सेकंड पार्ट इनके साथ नहीं लिखते। जैसे देखें, TOO एडजेक्टिव जब आप लिखेंगे तो इसके साथ आपने इन्फिनिटिव लिखना है, यानी कि 2+ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। एडजेक्टिव प्लस इनफ लिखेंगे, वहां पर भी आपने इन्फिनिटिव लिखना है, यानी कि 2+ फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। सो प्लस एडजेक्टिव लिखेंगे तो इसके साथ आपको बेटे डेट लिखना है।
अगर आप ये पेयर कंप्लीट नहीं करते, जिसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं, तो फिर आपका स्ट्रक्चर मुकम्मल नहीं होता है। ठीक है, जस्ट टू को हम इंटेंसिफाई या मॉडिफाई करने के लिए यूज नहीं करते हैं वेरी और मच की तरह। जहां पर TOO आएगा उसके साथ इंफिनिटिव जरूर आएगा, तो इसलिए हमारा डेल्टा ऑप्शन भी बेटे क्या है, गलत। और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। देखिए आपको मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव में हम दो जगह ऐसी है जहां पर कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, अदरवाइज हम कभी भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करते। पहली जगह क्या थी, जहां पर हम देन यूज नहीं करते, बल्कि देन की जगह पर कंपैरिजन के लिए क्या यूज करते हैं, ऑफ यूज करते हैं। और नंबर 2 हमारे पास क्या था, जहां पर हम आइडेंटिकल क्लॉजेज यूज करते हैं, यानी कि जहां पर हम एक ही सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्रीज को यूज करते हैं। और हमारे पास सेंटेंसेस कुछ किस तरह के बनते हैं, द हायर यू गो द कूलर इट इज, द मोर यू वर्क द मोर यू गेन। जब आप दो कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ आपको बेटे क्या लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। जब आप देन की बजाय ऑफ लिख कर क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो आपने फिर कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखना होता है। ये दो जगह ऐसी हैं जहां पर आप कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं, अदरवाइज हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते हैं। जैसे देखिएगा ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, अब पहली बात तो यह है कि हम कितने नाउन को कंपेयर कर रहे हैं, दो नाउन को कंपेयर कर रहे हैं। द फॉर्मर इज, अब ये यहां पर चार्ली में देखिएगा द मोस्ट और मोस्ट, सुपरलेटिव डिग्री आप जानते हैं हम तब यूज करते हैं जब हम सेंटेंस में दो से ज्यादा को कंपेयर कर रहे हो। तो हम यहां पर दो से ज्यादा को कंपेयर तो कर नहीं रहे, इसका मतलब हमारा चार्ली और डेल्टा तो किसी सूरत भी पॉसिबल नहीं है। अब दो को कंपेयर करने के लिए हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री लिखी हुई है, मोर इंटरेस्टिंग अल्फा और बीटा में। हमने ये देखना है कि हम कंपैरिजन के लिए यहां पर देन यूज नहीं कर रहे, बल्कि हम यहां पर कंपैरिजन के लिए क्या यूज कर रहे हैं, ऑफ यूज कर रहे हैं। तो जब हम ऑफ यूज कर रहे हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री को डेफिनेट आर्टिकल के साथ लिखेंगे, उसके बगैर नहीं लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। यार नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे हमारे पास, मैथमेटिक्स इज नॉट सो डिफिकल्ट एज। अब देखिए पहली बात तो ये याद रखें कि जब हमने दो चीजों को एक जैसा बताना होता है तो हम क्या करते हैं, हम या तो एज प्लस एज लिखेंगे या हम सो प्लस एज लिखेंगे। इनसे रिलेटेड आपको 3 रूल्स याद रखने हैं एज प्लस एज और सो प्लस एज के लिए। नंबर 1 कि जब भी आप एज प्लस एज या सो प्लस एज लिखेंगे, इनके दरमियान में आप एडजेक्टिव लिख रहे हो या आप एडवर्ब लिख रहे हो, दोनों सूरतों में आपने बेटे पॉजिटिव डिग्री लिखनी है, आपने इनके साथ कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री नहीं लिखनी है। नंबर 2, जब भी आपके पास सेंटेंस एफर्मेटिव होगा तो तब आपने बेटे क्या लिखना है, एज प्लस एज। और जब भी आपके पास सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपके पास आपने क्या लिखना है, सो प्लस एज। और तीसरी बात आपने प्रोनाउन के लिए याद रखनी है कि इनके बाद अगर प्रोनाउन आता है तो प्रोनाउन का वही केस आएगा जो इनसे पहले लिखा हुआ है, यानी कि अगर इससे पहले सब्जेक्टिव केस है तो इसके बाद भी सब्जेक्टिव केस आएगा, और अगर इनके पहले पॉजेसिव केस है तो बाद में भी बेटे क्या आएगा, पॉजेसिव केस आएगा। अब जरा सेंटेंसेस पर आ जाएं। पहले चार्ली और डेल्टा ऑप्शन को देखें, क्या किया हुआ है कि एज का पेयर बनाया हुआ है किसके साथ, डेट के साथ, और डेल्टा में वेरी का पेयर बनाया हुआ है किसके साथ, एज के साथ। जबकि हम जानते हैं एज का पेयर एज के साथ होता है या सो के साथ होता है। अब हमारा चार्ली और डेल्टा ऑप्शन तो हुआ गलत। उसके बाद हमारा सेंटेंस है नेगेटिव। जब हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो हम एज प्लस एज यूज नहीं करेंगे, हम बेटे क्या यूज करेंगे, सो प्लस एज यूज करेंगे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा अल्फा, जहां पर हमारा सेंटेंस बनेगा मैथमेटिक्स इज नॉट सो डिफिकल्ट एज फिजिक्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लामा इकबाल वाज अ ग्रेटर फिलोसोफर देन। अब एक बात याद रखिएगा, जब आप एक चीज को उस जैसी बाकी सारी चीजों के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, आप एक जैसे लाइक अगर आप अली को क्लास के सारे स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर मैं ये बोलूंगा कि अली क्लास के सारे स्टूडेंट से समझदार है,
तो इसका मतलब क्या है कि सारे स्टूडेंट्स में अली भी तो शामिल है ना। जैसे मैं बोलता हूं कि लाहौर पंजाब के सारे शहरों से बड़ा है, तो भाई लाहौर पंजाब के सारे शहरों से बड़ा है, तो लाहौर के सारे पंजाब के सारे शहरों में लाहौर भी तो शामिल है ना हमारे पास। तो मुझे क्या करना होगा, जब मैं एक चीज को बाकी ग्रुप्स के साथ उस जैसी बाकी सारी चीजों के साथ कंपेयर करूंगा, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे उसको एक्सक्लूड करना होगा। उसको एक्सक्लूड करने के लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अली क्लास के बाकी तमाम बच्चों से इंटेलिजेंट है, लाहौर पंजाब के बाकी तमाम स्कूल से क्या शहरों से क्या है, बड़ा है। अब यहां पर भी वही है, जब हम इलामा इकबाल को बाकी शायरों के साथ कंपेयर करें तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि इलामा इकबाल सारे शायरों में से अच्छे हैं, हमें क्या बोलना होगा कि इलामा इकबाल बाकी सारे शायरों से ग्रेट है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ऐसी सूरत में याद रखिएगा, ऐसी सूरत में हमने देन के बाद बेटे लिखना होता है एनी, और जब भी आपके सेंटेंस में देन के बाद एनी आ जाएगा तो आपने याद रखना है, आपने उसके साथ क्या एडिशन करना होता है, अदर का एडिशन करना होता है। तो एक्सप्रेशन हमारे पास बनता है देन एनी अदर, और ये हमारे पास करेक्टली किस में यूज किया गया है, ये यूज किया गया है हमारे पास चार्ली में, विच इज आवर करेक्ट ऑप्शन। एनी पोइट नहीं होगा, एनी अदर पोइट होना चाहिए, एवरी या ईच पोइट नहीं होगा, ये वर्ड ही इस कॉन्टेक्स्ट में गलत यूज किए हुए हैं। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास लेस स्टूडेंट्स। अब देखें, आपने दो वर्ड्स पढ़े, एक वर्ड आपने पढ़ा है क्वांटिफायर में लिटल, एक वर्ड आपने पढ़ा है फ्यू। एक तो आपने इनके तीन वर्जन पढ़े हैं ना, तीन वर्जन कौन से पढ़े हैं, आपने लिटल का पढ़ा जी, लिटल लिटल होता है, आ लिटल होता है और दा लिटल होता है, हमने तीन वर्जन पढ़े थे इनके, ठीक है। और इसी तरह हमने फ्यू के बारे में पढ़ा कि फ्यू हमारे पास फ्यू है, आ फ्यू है और दा फ्यू है। फिर आप इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज पढ़ते हैं। अब देखें, लिटल की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो हमारे पास लेस भी होती है और लेसर भी होती है, ठीक है। और इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास होती है वो हमारे पास क्या होती है, लीस्ट होती है। फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है बेटे, फ्यूअर होती है, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है, फ्यूवेस्ट होती है। अब यहां पर हम एक बात कभी नहीं भूलेंगे कि आपने याद रखना है, लिटल हमेशा यूज किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और फ्यू हमेशा यूज किया जाएगा बेटे किसके लिए, काउंटेबल नाउन के लिए। अब जब हम यहां पर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स चूंकि काउंटेबल नाउन है तो हम स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे, हम स्टूडेंट्स के लिए लेस और लेसर का वर्ड तो यूज कर ही नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, जब हम बोलते हैं कि डैश स्टूडेंट्स अपीयर इन दिस इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर, कि इस साल कम स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं। अब किससे कम हुए हैं, पिछले साल से कम हुए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, चार्ली। अब वैसे भी आप याद रखेंगे, अगर आप फ्यू लिख देते हैं ना तो फ्यू का मतलब आपके पास क्या होता है, फ्यू हम ऐसी क्वांटिटी के लिए लिखते हैं जो कि क्या होती है, नेगेटिव होती है, जो ना होने के बराबर होती है। तो यहां पर ना होने की बात तो नहीं हो रही, यहां पर बात हो रही है कि इस साल कम स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, और कम किससे कम स्टूडेंट्स ने, पिछले साल से कम स्टूडेंट्स ने। तो हम इसलिए कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, और कंपैरेटिव डिग्री लिटल की नहीं लिखेंगे, हम किसकी लिखेंगे, फ्यूअर की, विच इज फ्यूअर। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, चार्ली। उसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन 6, शी वाज डैश एक्साइटेड दैट शी फॉरगॉट हर बैग। अब वही जो मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए एक्साइटेड हमारे पास उन वर्ड्स में शामिल है जिनके साथ हमने मच यूज करना होता है, हमने वेरी यूज नहीं करना होता, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक और बात आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, डैट लिखा हुआ है। अब जब डैट लिखा हुआ है ना, तो डैट का पेयर हम मच के साथ या वेरी के साथ नहीं बनाएंगे। हाँ, अगर यहां पर सेंटेंस खत्म हो जाता, एक्साइटेड पे सेंटेंस खत्म हो जाता, फिर हम जरूर सोचते कि यार एक्साइटेड के साथ मच आना चाहिए या एक्साइटेड के साथ वेरी आना चाहिए। लेकिन चूंकि यहां पर सेंटेंस आगे चल रहा है, और अभी मैं आपको बता कर आया हूं कि सो का पेयर आप किसके साथ बनाते हैं, डैट के साथ, ठीक है। एस का पेयर किसके साथ होता है, एस के साथ। सो का पेयर होता है एस के साथ, और अगर सेंटेंस आगे चलता है तो फिर आपका सो का पेयर किसके साथ बनता है, डैट के साथ। तो यहां पर आपके पास करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी वाज सो एक्साइटेड दैट शी फॉरगॉट हर बैग। और यहां पर जो एक्सप्रेशन आपके पास लिखा हुआ है ना, टू मच, ये दो
एक्सप्रेशंस हैं आपने याद रखना है, एक आपके पास है टू मच और एक आपके पास है मच टू। अगर आप सेंटेंस में एडजेक्टिव लिख रहे हैं, अगर आप सेंटेंस में एडजेक्टिव लिख रहे हैं तो बेटे आपने क्या लिखना है, मच टू। और अगर आप नाउन लिख रहे हैं, अनकाउंटेबल नाउन लिख रहे हैं, तो देन आपने क्या लिखना है, टू मच लिखना है। तो टू मच के बाद आप एडजेक्टिव नहीं लिखते हैं, बल्कि टू मच के बाद आप क्या लिखते हैं, नाउन लिखते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी, ज्यादातर जो सक्सेसफुल कंपनीज हैं। तो हम यहां पर चूंकि प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हम कंपनी वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हम कंपनीज यूज करेंगे। किसकी वजह से, मोस्ट की वजह से। अब मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज रिपोर्टेड डबल फिगर्स प्रॉफिट। अब जहां पर भी आपके पास हाइफन लिखकर एडजेक्टिव बनाया गया होगा तो एक रूल आपने पल्ले बांध लेना है कि आपने उनमें से किसी भी एक वर्ड को प्लूरल नहीं बनाना। तो ये कभी भी डबल फिगर्स प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि ये क्या होगा, डबल फिगर प्रॉफिट होगा। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह मैंने जब आपको कंपाउंड नाउन पढ़ाया है तो मैंने आपको एग्जांपल्स में बोला था कि हम कभी भी 10 पाउंड्स केक नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, 10 पाउंड केक लिखेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हम 5 गियर्स बाईसाइकिल नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या लिखेंगे, 5 गियर बाईसाइकिल। ये बिल्कुल इसी तरह ही, बल्कि आपको मैं लाइव एग्जांपल आपके सेशन की दे देता हूं। हम इसको कभी भी 30 डेज फ्री सेशन नहीं बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, 30 डे फ्री सेशन। जब आप एडजेक्टिव के तौर पर यूज कर रहे होते हैं ना, तो आप हाइफन लिखें या ना लिखें, आपने एस नहीं लिखना किसी भी एक वर्ड के साथ। तो यहां पर हमारे पास डबल फिगर्स प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, डबल फिगर प्रॉफिट, जिसकी वजह से हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे क्या चलेगा, अल्फा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 8, वी सॉल्व्ड मच लेस क्वेश्चन देन। अब हमारा क्वेश्चन जो स्टार्ट होगा ना वो देन से स्टार्ट होगा। देन आया तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि हमने कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है। आप जानते हैं कि देन जहां पर भी आ जाए हमें उसके साथ कौन सी डिग्री लिखनी होती है, कंपैरेटिव डिग्री लिखनी होती है। अब कंपैरेटिव डिग्री के लिए हम देखेंगे हमारा नाउन कौन सा है, क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस का मतलब हमारा नाउन क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल के लिए हम लेस या लेटर यूज नहीं करते, बल्कि हम क्या यूज करते हैं, फ्यूअर यूज करते हैं। और जब हम फ्यूअर यूज करेंगे तो फ्यूअर के लिए हमने क्वेश्चन यूज करना है। क्वेश्चन यानी कि सिंगुलर यूज नहीं करना, हमने प्लूरल यूज करना है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो बेटा कौन सा रहेगा, बीटा। अब आप ये भी जानते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए क्या लिखा जाता है, मच लिखा जाता है, जो कि यहां पर मॉडिफाई करने को लिखा गया किसको, फ्यूअर को। आप देखें देन की वजह से हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए और कंपैरेटिव डिग्री हमने क्या लिखी, फ्यूअर, क्योंकि हमारा नाउन क्या था, काउंटेबल। और इस फ्यूअर को मॉडिफाई करने के लिए हमें मच लिखना है, वेरी नहीं लिखना, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री को हम मॉडिफाई करते हैं बेटे किसके साथ, मच के साथ, ना के वेरी के साथ। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, दे आर गिल्टी ऑफ आ। मैंने आपको कुछ एडजेक्टिव्स बताए थे, मैंने आपको कहा था याद रखिएगा हमारे पास कुछ एडजेक्टिव्स इस तरह के होते हैं जो एल वाई पे खत्म होते हैं। दिखने में, पढ़ने में, सुनने में ऐसा लगता है कि वो एडवर्ब्स हैं, क्योंकि हमने अपने जहन में एक इमेज क्रिएट किया हुआ है कि जहां पर भी एल वाई आ जाएगा, एल वाई के साथ हमारा वर्ड एडवर्ब होगा। लेकिन एल वाई आने पर ये एडजेक्टिव्स होते हैं, एडवर्ब्स नहीं होते। ठीक है, और जैसे इनका जो नाउन होता है वो हमारे पास क्या है, जैसे कावर्ड नाउन है और इसे हम क्या बनाते हैं, कावर्डली बनाते हैं। ठीक है, इसी तरह माइजर आपके पास नाउन है और हम इसका क्या बना देते हैं, माइजरली, यानी कि इसका एडजेक्टिव बना देते हैं। हम फादर से फादरली बना देते हैं, लाइव से लाइवली बना देते हैं, हम मदर से मदरली बना देते हैं, ब्रदर से ब्रदरली बना देते हैं। तो जब भी आप एलवाई को देखेंगे तो ये ज़हन से निकाल दीजिएगा कि यार ये एडवर्ब भी है, एलवाई के साथ एडजेक्टिव भी होते हैं। कॉवर्ड हमारे पास चूंकि नाउन है तो नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है। तो हमारे पास क्या आएगा, दे आर गिल्टी ऑफ अ कॉवर्डली फेलियर टू एड्रेस द प्रॉब्लम। चूंकि हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो हम उसके साथ डेफिनेटली उसको क्या करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल के साथ लिखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा,
करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। प्रॉब्लम को हमने विदाउट डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना, क्योंकि हम स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, हम उसके बारे में यूनिवर्सल या जनरल बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, चाइना इज वन ऑफ दी। जब भी वन ऑफ दी आ जाता है ना, तो उसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। तो पहली बात अल्फा ऑप्शन में देख लीजिएगा कंट्री लिखा हुआ है, जबकि यहां पर क्या होना चाहिए? कंट्रीज होना चाहिए। तो अल्फा ऑप्शन तो वैसे ही हमारा गलत है। फिर मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री के लिए 3 4 5 बातें बताई थी। मैंने आपको पहली बात ये बताई थी कि सुपरलेटिव डिग्री जहां पर भी आएगी आपने उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखना है, लेकिन अगर उससे पहले कोई पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाता है तो फिर आपने बेटे उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना होता। फिर मैंने आपको यह भी बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम इंडेफिनेट आर्टिकल भी यूज करते हैं जब हम सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरिजन के लिए यूज नहीं कर रहे होते। फिर मैंने आपको यह बताया कि अगर आप दो सुपरलेटिव डिग्रीज को कंबाइन करेंगे एंड के साथ, तो आपने याद रखना है आपने डेफिनेट आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लिखना है, सेकंड वाले के साथ आपने डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखना। जैसे यहां पर डेल्टा ऑप्शन में देखिएगा, यहां पर लार्जेस्ट के साथ भी डेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है और मोस्ट इन डेंसली के साथ भी। तो ये जो सेकंड डेफिनेट आर्टिकल लिखा हुआ है ये क्या है? बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, उसके अगली बात, जैसे अगला क्या है कि अगर आपके पास दो सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, उनमें से एक मोस्ट वाली है और एक ईएसटी वाली है, तो आपने बेटे ईएसटी वाली डिग्री को हमेशा एंड से पहले लिखना है और आपने मोस्ट वाली डिग्री को हमेशा एंड के बाद लिखना है। और आर्टिकल आपने सिर्फ किसके साथ लिखना है? पहले वाले के साथ लिखना है, बाद वाले के साथ नहीं लिखना। ये 5 रूल्स जब आप पढ़ लेते हैं, और जब मैं आपको 5 रूल्स बता रहा हूं तो इसका मतलब मैंने आपकी सारी की सारी सुपरलेटिव डिग्रीज को क्या किया? रिवाइज करवा दिया। मैंने आपको पहले बोला कि ये डिस्कशंस आपको दिखने में थोड़ी लेंथी जरूर लगेंगी कि यार इतनी लंबी डिस्कशन, लेकिन बिलीव मी जब आप ये डिस्कशन पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, टेस्ट अटेम्प्ट कर लेंगे, तो आपको ऐसे ही लगेगा कि आपने सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इस टेस्ट में वो रिवाइज कर लिए हैं। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बेटे चलेगा, चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंसली, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा चार्ली। बीटा में हमारे पास सेकंड सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, एंड से पहले अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो एंड के बाद भी क्या होनी चाहिए? सुपरलेटिव डिग्री ही होनी चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी इज प्रीटियर देन इंटेलिजेंट। अब ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। देखिए वैसे तो हम क्या करते हैं, हम दो चीजों को, दो पर्सन को कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लिख लेते हैं, लेकिन अगर आप एक ही नाउन की दो क्वालिटीज को कंपेयर करें, आप दो नाउन्स को कंपेयर नहीं कर रहे, आप एक ही नाउन की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। जैसे यहां पर हम इस शी को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, हम इसी शी की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि वो इंटेलिजेंट होने से ज्यादा क्या है? प्यारी है। तो ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, आपने कंपैरेटिव डिग्री नहीं लिखनी होती, आपने पॉजिटिव डिग्री लिखनी है। और पॉजिटिव डिग्री से पहले बेटे आपने क्या लिखना है? मोर लिखना है। आपके पास सेंटेंस ऐसा नहीं चलेगा शी इज प्रीटियर देन। प्रीटियर हम तब लिखेंगे जब हम इस शी को किसी दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। हम इस शी को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, तो हम प्रीटियस्ट द प्रीटियर नहीं लिखेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा, जहां पर हम पॉजिटिव डिग्री के साथ क्या यूज करेंगे? मोर यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास 12, ही इज डैश ऑनर। मैंने आपको क्या कहा कि जब भी आपने देखना हो कि ये वॉवल साउंड है या कॉन्सोनेंट साउंड है, तो बेटे आपने क्या करना है? इसकी प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिख लेना है। जैसे ऑनर को जब मैं लिखूंगा तो ये हमारे पास अलिफ से स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये वावल साउंड है, तो मुझे यहां पर एन ऑनर लिखना है। अगर ये अलिफ से स्टार्ट नहीं होता, समटाइम्स ऐसा क्या होता है कि हमारे पास वर्ड्स वावल लेटर से तो स्टार्ट हो रहे होते हैं, लेकिन वो वावल साउंड से स्टार्ट नहीं हो रहे होते। अब यूनिवर्सिटी दिखने को वावल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब मैं इसको उर्दू में इसकी प्रोनाउंसिएशन को लिखता हूं तो ये अलिफ से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि किससे स्टार्ट होती है? ये से स्टार्ट होती है। इसका मतलब ये वावल लेटर होने के बावजूद क्या है? ये हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए हम इसके आगे जब भी लिखेंगे हम ए लिखेंगे, हम एन नहीं लिखेंगे। तो यहां पर ऑनर चूंकि वावल लेटर है, इसलिए हमें यहां पर क्या करना है? एन लिखना है। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। मैंने कहा था याद रखिएगा, ये कोई वर्ड हो सकता है, ये कोई एब्रीवेशन हो सकता है, ये कोई एक्रोनिम हो सकता है।
तीनों सूरतों में आपने क्या करना है, आपने इनका सबसे पहला लेटर नहीं देखना, आपने इनकी सबसे पहले वाला साउंड देखना है। और साउंड देखने के लिए आपने उनकी उर्दू इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिख लेना है। अगर वो अलिफ से स्टार्ट हो रही है तो फिर आपका वावल साउंड है, और अगर वो अलिफ से स्टार्ट नहीं हो रही तो फिर आपके पास वो कॉन्सोनेंट साउंड है। तो आपने यहां पर करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा बीटा। उसके बाद है जी इन जापान हाउसेज ऑफ, जब भी याद रखिएगा सिंपल फार्मूला, जब भी आप नाउन के बाद ऑफ लिख देते हैं तो इसका मतलब आप फर्स्ट नाउन को क्या कर रहे होते हैं, स्पेसिफाई कर रहे होते हैं। तो जब स्पेसिफाई कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आपको उसको किसके साथ लिखना है, डेफिनेट आर्टिकल के साथ लिखना है। तो इन जापान हाउसेज ऑफ नहीं होगा, बल्कि हमारे पास क्या होगा, द हाउसेज ऑफ। और दूसरा रूल याद रखिएगा कि हम एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए, हम एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, उसके साथ दा लिखते हैं। जैसे अगर आपने ब्लाइंड का प्लूरल बनाना है तो ब्लाइंड्स नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा, दा ब्लाइंड बनेगा। यंग का प्लूरल क्या बनेगा, दा यंग बनेगा। रिच का प्लूरल क्या बनेगा, दा रिच बनेगा। पुअर का प्लूरल दा पुअर बनेगा। तो इसी तरह यहां पर क्या आएगा हमारे पास, इन जापान द हाउसेज ऑफ द पुअर। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली। उसके बाद है जी हमारे पास डैश ट्री विल नॉट ग्रो वेल अनलेस इट हैज डैश वाटर। अब सबसे पहली बात मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी आप कोई नाउन पढ़ेंगे तो आपने ये देखना है कि क्या उसके बारे में जर्नली बात हो रही है, यूनिवर्सल बात हो रही है, उस जैसी सारी चीजों की बात हो रही है, या हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं। अब जैसे यहां पर कहता है कि ट्री विल नॉट ग्रो, दरख्त नहीं बढ़ेगा, नहीं परवरिश पाएगा अनलेस इट हैज डैश वाटर, जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा। अब ये किसी खास दरख्त की बात नहीं हो रही, ये पूरी दुनिया में पाए जाने वाले तमाम दरख्तों की बात है। इसलिए हमें इससे पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करना, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह में इस वाटर के साथ भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। जब भी आप किसी नाउन के बारे में यूनिवर्सल बात कर रहे होते हैं, जर्नली बात कर रहे होते हैं, तो आपने बेटे उसके साथ कोई डेफिनेट कोई इनडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करना होता। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, डेल्टा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी माय ब्रदर हैज हेडेक। अब माय ब्रदर हैज हेडेक का मतलब क्या है कि हमने लिखना है माय ब्रदर हैज आ हेडेक। वैसे तो जब हम जेन्युइन बीमारियों के सीधे नाम लिख देते हैं ना, जैसे लाइक अगर मैं लिख देता हूं, मैं कैंसर लिख देता हूं, ठीक है, मैं निमोनिया लिख देता हूं, तो अगर मैं पूरे नाम लिख रहा हूं तो फिर मैं कभी भी इंडेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करूंगा। लेकिन अगर हम कोई तकलीफ का नाम लिखते हैं ना, कोई दर्द तकलीफ का नाम लिखते हैं, तो फिर हम उसके साथ इंडेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं। तो यहां पर हेडेक से पहले क्या आएगा, इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा। और सेकंड लाइन में जब हम उसी हेडेक के बारे में बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक हेडेक, तो इसलिए हम यहां पर आ हेडेक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे द हेडेक इज मेकिंग हिम, वो हेडेक जिसके बारे में हम पहले बात करके आए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास यहां पर बेटे कौन सा चलेगा, आपके पास चलेगा चार्ली। उसके बाद है जी आपके पास द वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इज एक्सप्लोरिंग। सिंपल सी बात है, जहां पर भी रिवर आ जाए, जहां पर भी ओशन आ जाए, जहां पर भी सी आ जाए, जहां पर भी पैसिफिक आ जाए, आपके पास रिवर ओशन पैसिफिक सी का नाम आ जाए तो आपने उससे पहले बेटे डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। ये तो हम 9th 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। फिर हम कभी भी किसी कंट्री नेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर आप किसी कंट्री नेम का एब्रीवेशन लिख रहे हैं, जैसे हम यहां पर अमेरिका का क्या लिख रहे हैं, हम अमेरिका के लिए यूएसए लिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी कंट्री का नाम लिख रहे हैं जिसमें यूनाइटेड या किंगडम आता है, अगर आप किसी ऐसी कंट्री का नाम लिख रहे हैं जो कि प्लूरल फॉर्म में लिखी जाती है, जैसे आपके पास मालदीव्स हैं, फिलिपाइंस हैं, वेस्ट इंडीज है, ठीक है, या आप किसी ऐसी कंट्री का नाम लिख रहे हैं, जब आप किसी कंट्री का नाम लिख रहे हैं जब आप फुल फॉर्म लिख रहे हैं, जैसे पाकिस्तान का पूरा नाम क्या है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो जब हम पूरा नाम लिखेंगे ना किसी कंट्री का, तो उससे पहले भी हमें डेफिनेट आर्टिकल लिखना है। ये 4 जगह ऐसी हैं जहां पर हम किसी कंट्री नेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल लिखते हैं, अदरवाइज हम किसी कंट्री नेम से पहले डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखते। तो यूएसए चूंकि हम एब्रीवेशन लिख रहे हैं, इससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास
प्रिजन, अब देखिए ये वर्ड्स हैं आपके पास प्रिजन है, आपके पास स्कूल है, आपके पास कॉलेज है, आपके पास यूनिवर्सिटी है। इन वर्ड्स को जरा अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, फिर मैं आपको इनके रूल्स बता देता हूं। आपके पास प्रिजन है, आपके पास जेल है, ठीक है, आपके पास चर्च है, आपके पास बैंक है। अच्छा अब देखें ये जितने बिल्डिंग्स के नाम मैंने आपको बोले हैं ना, ये सेंटेंस में दो तरह से यूज होती हैं। दो तरह से यूज इस तरह होती हैं कि अगर आप इनको सेंटेंस में इनके प्राइमरी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल नहीं लिखेंगे। और अगर आप इनको एज लैंडमार्क यूज कर रहे हैं, एज एड्रेस यूज कर रहे हैं, एज बिल्डिंग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, आप इनको एड्रेस बताने के लिए लिख रहे हैं, आप इनको जगह बताने के लिए, लैंडमार्क बताने के लिए लिख रहे हैं, तो फिर आप इनके साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे देखें द लॉ कोर्ट, अब क्या बताया जा रहा है जी कि लॉ कोर्ट्स कहां पर हैं? द लॉ कोर्ट्स आर राइट नेक्स्ट टू डैश प्रिजन। अब हम यहां पर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम लॉ कोर्ट का एड्रेस बताने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो प्रिजन क्या होती है? प्रिजन मुलजमों को, मुजरमों को कैद करने के लिए होती है। यहां पर चूंकि हम लैंडमार्क, एड्रेस, बिल्डिंग के तौर पर बोल रहे हैं, तो इसलिए हम इसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखेंगे। अब जरा देखिएगा नेक्स्ट सेंटेंस, आई नीड टू गो टू डैश बैंक, मुझे बैंक जाने की जरूरत है, और क्या करने के लिए? टू अरेंज एन ओवरड्राफ्ट, पैसे निकलवाने के लिए। अब बैंक का वाकई में काम होता है कि हम वहां पर पैसे जमा करवाने जाते हैं, पैसे निकलवाने जाते हैं। तो यहां पर हम बैंक का जो जिक्र कर रहे हैं, जो बैंक को यूज कर रहे हैं, वो उसको उसके प्राइमरी पर्पस के तौर पर यूज कर रहे हैं। तो जब हम उसको उसके प्राइमरी पर्पस के तौर पर यूज कर रहे हैं, तो हमें उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। आप बचपन से एक सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, मैं आपको वो सेंटेंस बता देता हूं ताकि आप हमेशा हमेशा आपको ये रूल याद रह जाए। ही गोज टू स्कूल होता है या ही गोज टू द स्कूल होता है? क्योंकि वो स्कूल पढ़ने जा रहा है, तो हम इसलिए इसको ही गोज टू द स्कूल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ही गोज टू स्कूल। तो यहां पर हमें आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसे ना अचानक ही क्या हुआ है कि मुझे लेक्चर पढ़ाते पढ़ाते याद आया कि यार क्या मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया कि नहीं दबाया। मैं ऐसा तो नहीं कि मैं बोलता जा रहा हूँ, लेक्चर बताता जा रहा हूँ, चीजें बताता जा रहा हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि क्या होता है कि आप पूरा लेक्चर डिलीवर कर जाते हैं, बड़े बड़े फनी इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे देखें समटाइम्स ऐसा होता है कि यार आप पूरा लेक्चर आपने डिलीवर कर दिया, बाद में पता चला कि यार हो माइक की तार तो लगी नहीं थी, माइक तो ऑन ही नहीं था। आप पूरा लेक्चर डिलीवर कर चुके होते तो पता चलता वो क्या होगा जी, जो वीडियो है वो एक ही जगह पर स्टक हुई है। पूरा लेक्चर आप रिकॉर्ड कर लेते तो पता चलता है यार वो आपने रिकॉर्ड का बटन तो दबाया ही नहीं है। तो जैसे होता है ना कि माइंड यहाँ पर तो था ही मेरा, लेकिन मैं बैक डोर मेरे माइंड में चल रहा था कि 2 4 5 क्वेश्चन से पहले कि यार पता नहीं मैंने क्या किया है, मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया है या नहीं दबाया। तो मैंने फौरन ही 1 मिनट के लिए रुक के पॉज लेकर वो देखा है कि यार मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया भी है कि नहीं दबाया। तो दबाया हुआ, अल्लाह का शुक्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। आई थिंक दैट डैश हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। अब देखिए यहां पर हेल्थ के बारे में जो बात हो रही है वो यूनिवर्सल बात हो रही है, एक जर्नल बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक हेल्थ की बात तो नहीं हो रही है। जैसे यहां पर मनी की बात हुई है तो हमने उसके बारे में क्या हमने कहा जी कि मेरा ख्याल है कि जो सेहत है वो पैसों से ज्यादा जरूरी है। तो हम जनरली बात कर रहे हैं, हम कोई स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, कोई आर्टिकल यूज नहीं करेंगे। उसके बाद है जी द न्यू सेमेस्टर बिगिंस डैश 15 अगस्त। जब भी आप डे की बात करते हैं, अच्छा आप देखें जब भी आप टाइम को लिख देते हैं ना, तो टाइम के लिए आपके पास क्या होता है? आपके पास सिंस होता है, आपके पास फॉर होता है। ये 2 वर्ड्स आप पढ़कर आए हैं ना। आपके पास अगर आपने किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बताना होता है तो फिर आप क्या लिखते हैं? आप सिंस लिखते हैं। और अगर आपको कोई ड्यूरेशन बताना होता है तो आप उसके लिए क्या लिखते हैं? फॉर लिखते हैं।
लेकिन आपने बात पल्ले बांध लेनी है, ये आपने तब लिखना है जब आपके पास टेंस बेटे कौन सा होगा, या तो परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा या आपके पास परफेक्ट होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा हमारे पास टेंस जो है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम उसके लिए सिंस या फॉर यूज नहीं करेंगे। हम 15 अगस्त बता यही रहे हैं, हम स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं। लाइक अगर मैं सेंटेंस चेंज कर दूं, मैं अगर सेंटेंस चेंज कर दूं ना कि आई हैव बीन वर्किंग हेयर डैश 15th of August, तो फिर मुझे क्या लिखना होगा, फिर मुझे सिंस 15th अगस्त लिखना होगा, क्योंकि मेरा टेंस परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अब यहां पर मेरा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, जिसकी वजह से मैं सिंस और फॉर नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा बेटे, फ्रॉम लिखूंगा। जब आप परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट के अलावा कोई स्टार्टिंग टाइम बताना चाहते हैं तो आप उसके लिए बेटे क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास शी हैज बीन लिविंग। अभी जैसे देखिए हमारे पास टेंस क्या आ गया, परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया। शी हैज बीन लिविंग इन लाहौर डैश लास्ट जून। वो कब से यहां पे लाहौर में रह रही है, वो लास्ट जून से रह रही है। इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं, हम स्टार्टिंग टाइम बता रहे हैं। अब यहां पर फ्रॉम है भी तो हम इसको करेक्ट नहीं करेंगे, यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, सिंस, क्योंकि अभी मैं आपको बता कर आया हूं, आप सब जो लोग जानते भी हैं कि स्टार्टिंग टाइम परफेक्ट कंटीन्यूअस और परफेक्ट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सिंस चाहिए होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी आपके पास, द मीटिंग स्टार्टेड डैश 9 o'clock। जब हमने प्रेपोजिशंस पढ़े हैं तो मैंने आपको प्रेपोजिशन बड़े डिटेल से पढ़ाए हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ पोजीशन। तो आपने याद रखना है जो घड़ी का टाइम होता है, जो एग्जैक्ट टाइम होता है, आप उसके लिए बेटे क्या यूज करते हैं, एट। और इवनिंग के लिए, मॉर्निंग के लिए बेटे आप क्या यूज करते हैं, इन। अब दिन के कुछ हिस्से इस तरह के भी हैं, हिस्से इस तरह के भी हैं जिसके लिए हम एट यूज करते हैं। हम एट नाइट यूज करते हैं, एट मिडनाइट यूज करते हैं, एट सनराइज यूज करते हैं, एट सनसेट यूज करते हैं, हम इन द इवनिंग यूज करते हैं, इन द मॉर्निंग यूज करते हैं, इन द आफ्टरनून यूज करते हैं। जब भी आपने प्रेपोजिशन का एक लेक्चर पढ़ा हुआ है आपके पास, वो देख लीजिएगा लाजमी तौर पर। जो बच्चे इनरोल्ड हैं वो तो लाजमी देख लिया होगा उन्होंने, और जो बच्चे इनरोल्ड नहीं है उनके लिए भी मैं पब्लिक कर दूंगा प्रेपोजिशन वाला जो है हमारा जो लेक्चर है मेरा प्रेपोजिशन वाला, वो मैं पब्लिक कर दूंगा। वो लाजमी तौर पर आपने देखना है, फिर आपको एक एक चीज का पता चलेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास प्रेपोजिशन का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वी रेयरली गो आउट डैश नाइट। और नाइट के लिए आप जानते हैं कि आप कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी, दिस फैब्रिक इज इंफीरियर। जितने भी लैटिन एडजेक्टिव्स हैं, और लैटिन एडजेक्टिव्स का मतलब क्या है कि जितने भी आपके पास वो एडजेक्टिव हैं जो IOR पे खत्म होते हैं, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, पोस्टीरियर, इसमें आपके पास दो वर्ब्स भी शामिल हैं। एक आपके पास रेफर है और एक आपके पास क्या है, प्रेफर। इन सब के साथ आप हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन यूज करते हैं, आप हमेशा टू का प्रेपोजिशन यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्लीज फिल इन द फॉर्म डैश ब्लैक इंक। अब यहां पे दो चीजों पे गौर कीजिएगा। देखें, अगर तो आपके पास लिखा हुआ हो ना कि वो पेंसिल से लिख रहा है या पेन से लिख रहा है, तो फिर आपने जो प्रेपोजिशन लिखना है बेटे कौन सा लिखना होता है, विद। और अगर आपके पास इंक का बताया गया हो तो इंक के लिए आपने कौन सा प्रेपोजिशन लिखना होता है, इन लिखना होता है। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, इन ब्लैक इंक। जब भी आपने इंक का जिक्र करना है तो आपने इन लिखना है, जब भी आपने टूल का जिक्र, पेन या पेंसिल का जिक्र करना है तो आपने विद लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आई मेट माई ओल्ड क्लासमेट डैश द वे। अब डैश द वे को याद रखिएगा, आपके पास दो एक्सप्रेशंस है। एक आपके पास है ऑन द वे। ऑन द वे का तो सिंपल सा मसला मतलब होता है कि यार रास्ते में मिला, मैं रास्ते में जाते हुए मिला, सफर के दौरान मिला। ठीक है, आप इसे किस सेंस में लेंगे, आप इसे बोलेंगे सफर के दौरान, ठीक है, रास्ते में। अच्छा, ये दूसरा वर्ड जो है ना आपके पास, ये दूसरा वर्ड जो आपके पास है इन द वे। इन द वे का मतलब होता है कि आप किसी के रास्ते की रुकावट बने हुए हैं, आप किसी के रास्ते की ऑब्स्टेकल बने हुए हैं, उसके रास्ते में खड़े हुए हैं, तो यू शुड टेक अ साइड। आपको जैसे अभी बोलते हैं ना, आप किसी को जाते हुए कि यार थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा, इसका मतलब वो बंदा
ऑन द वे नहीं है, वो बंदा इन द वे है। जब कोई आपके रास्ते में होता है तो आप उसको ऑन द वे नहीं बोलेंगे, आप उसको क्या बोलेंगे, इन द वे। लेकिन चूंकि यहां पर रास्ते में सफर के दौरान मुलाकात होने की बात हो रही है, इसलिए हमारे पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, ऑन द वे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, आई विल से दिस। आप देखिए एक एक्सप्रेशन आप यूज करते आते हैं, आप बोलते हैं कि आजा यार फेस टू फेस बात होगी, कोई मसला बन जाए ना, कोई मतलब कि कोई लहजा बन जाए, कोई जैसे इसको हम बोलते हैं बंडी बन जाए। हमारे खारियां के एक दोस्त हैं बड़े अच्छे, तो वो बोला करते थे कि यार पंडी बन जाए, पंडी बन गई है जी, पंडी बन गई मतलब ये पिंडी साइड के लोग भी इसी तरह बोलते हैं, पंडी बन गई है जी, लहजा बन गया जी, मसला बन गया जी, फड्डा बन गया जी। तो आजा जी सामने सामने बैठ के बात होगी, मुंह पे बात होगी, तो आप उसके लिए क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं, आप उसके लिए यूज करते हैं फेस टू फेस। अब आपने यहां पर भी वही रूल अप्लाई करना है, आई विल से टू हिज फेस, मैं ये बात उसके मुंह पर बोलूंगा, उसके मुंह पर उसके सामने करूंगा। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे आपके पास कौन सा होगा, टू होगा। मैंने क्या किया है, ये जो प्रेपोजिशन के 5 7 8 10 वर्ड्स हैं ना, ये क्वेश्चन हैं, ये वो क्वेश्चन है जो थोड़े से है ना फजूल किस्म के टेक्निकल से हैं, और ये बार बार आपके पेपर्स में डिफरेंट एंट्री टेस्ट में रिपीट होते रहते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस के तौर पर। तो मैंने इनको क्या किया, मैंने इसलिए इनको ये 5 7 क्वेश्चन को इसमें शामिल कर दिया है। व्हाट इज ही डैश मी, वो मेरा क्या लगता है, उसका मेरे साथ क्या ताल्लुक है। तो आप याद रखेंगे ऐसी सूरत में आपने कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, आपने टू का प्रेपोजिशन यूज करना है। आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, टू। वो मेरा क्या लगता है, वो उसका क्या लगता है, वो उसका क्या उसके साथ क्या ताल्लुक है। तो आपने उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना होता है बेटे, टू यूज करना होता है। उसके बाद है जी व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। आप देखिए ये पता नहीं कितनी दफा पेपर में रिपीट हो चुका है, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच। तो आप ऐसा कभी नहीं बोलेंगे कि उर्दू में चूंकि होता है ना तुम्हारी घड़ी पर क्या टाइम हुआ है, तो हम बोलते हैं कि यार शायद होना चाहिए ऑन द वॉच या एट द वॉच। ऑन द वॉच या एट द वॉच नहीं होगा बेटे, बल्कि क्या होगा, बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारी घड़ी के मुताबिक टाइम क्या हुआ है। उसके बाद 31 से हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है जी, स्पेलिंग है। और स्पेलिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बोला कि बड़े अच्छे बच्चों की तरह आपने क्या करना है, 5 क्वेश्चंस होते हैं, आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं थकेंगे, आप बिल्कुल भी आपका वक्त नहीं जाया होगा। आपने ये 5 वर्ड्स का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने कमेंट में बताना, और ईमानदारी से सच्चे वाला बताना है जो आपने टिक किया है। गलती ऐसा नहीं है कि आप सही करके तो सही मतलब लाइक लेने के लिए कि सारे ज़ीम लाइक कर रहे हैं, जैसे अभी पिछले टेस्ट में बच्चों ने किया हुआ था, तो मैं उनको लाइक भी किया और आगे उनको कमेंट भी किया करूंगा। तो आपने ईमानदारी से वो टिक करना है जो कि आपने टेस्ट सोल्व करते हुए किया। तो पहला वर्ड आपके पास रेकमेंड है, दूसरा वर्ड आपके पास लॉरिएट है, तीसरा वर्ड आपके पास एग्जाम्पलरी है, फोर्थ वर्ड इज रिहर्सल एंड फिफ्थ वर्ड इज एग्जैजरेट। ये 5 वर्ड्स हैं, आपने इन 5 वर्ड्स के करेक्ट स्पेलिंग्स जो हैं वो अपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखने हैं, ठीक है। मुझे पता, अच्छा इसे पता क्या होता है, इसे एक बात तो ये होती है कि यार जब ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे होते हैं ना और ज्यादा व्यूज आ रहे होते हैं, तो बिलीव मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर टीचर की बात कर रहा हूं। यूट्यूब पर हजारों टीचर्स ऐसे हैं जो कि बड़ा अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, बिलीव मी, आउट क्लास कंटेंट बना रहे, और ऐसा कंटेंट बना रहे बंदा सर पकड़ के बैठ जाता है कि यार आप मतलब कैसे कोई इतनी मेहनत कर सकता है यार। तो लेकिन मसला क्या है कि वो सीरियस कंटेंट बनाते हैं। अच्छा अब होता क्या है कि स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्स नहीं करते, लेक्चर देख भी लिया, कमेंट नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया। अब जब आपके कमेंट्स आ रहे होते हैं ना, जब आपको सब्सक्रिप्शन आ रही होती है, जब आपको व्यूज आ रहे होते हैं, जब आपको मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो बिलीव मी ये इनकरेजमेंट होती है, इससे मोटिवेशन मिलती है, इससे कॉन्फिडेंस आता है और बंदे का और ज्यादा दिल करता है मेहनत करने को, कोशिश करने को। तो जब भी आप कोई लेक्चर देखा करें, आप अच्छा लेक्चर देखा करें, तो लाजमी तौर पर कमेंट किया करें, उसको शेयर किया करें दूसरों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हमारे चैनल को हमारे को ना करें यार, हम तो वैसे भी दरवेश लोग हैं, ठीक है, हमारे को ना भी करें तो चलेगा, लेकिन कर लीजिएगा, जरूरी होता है। तो आपने लाजमी तौर पर जब भी कोई अच्छा कंटेंट देखे तो उनको इनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लाजमी तौर पर आपने उसको लाइक कमेंट शेयर करना, और इसी तरह हमारे चैनल यूरिका पर भी करना है। जल्दी जल्दी से इसको प्रमोट करें, अच्छा कंटेंट बना रहे हैं आप लोगों के लिए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इनका यूरिका एकेडमिया का मैसेज पहुंचना चाहिए। उसके बाद है जी
ऑपोजिट वर्ड निकालने हैं। इंफीरियर का ऑपोजिट डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, बेटर होगा। इसी तरह टू डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा देना, और सच बताना इसका एंटोनिम होगा। इसके बाद एविडेंट का मतलब होता है क्लियर होना, शफाफ होना, वाज़ेह होना, साफ होना, और इसका एंटोनिम हमारे पास क्या होगा, हिडन होगा। आज के टेस्ट में मैंने एंटोनिम शामिल किए थे। टू डिस्पोज ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को फेंक देना, वेस्ट कर देना, और इसका ऑपोजिट आपके पास क्या होगा, कीप, किसी चीज़ को रखना। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट हम किसको बोलते हैं, जब आपके और अगले बंदे के दरमियान में कोई डिसएग्रीमेंट होता है, डिफरेंस ऑफ व्यूज होता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, उसको हम बोलते हैं कन्फ्लिक्ट। और इसका ऑपोजिट आपके पास बेटे क्या होगा, अग्रीमेंट। और इसी के साथ ही हमारे आज की डिस्कशन होती है खत्म। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारा कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी बहुत सारी चीज़ें रिफ्रेश हो गई होंगी, बहुत सारी चीज़ें जो है वो रिवाइज हो गई होंगी, और कॉन्फिडेंस तो डेफिनेटली बनता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या करूं, अपने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पढ़ना सिखाऊं, ये सलीका सिखाऊं कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कैसे टैकल करना है। तो आज के लिए बेटे इतना ही। नेक्स्ट डिस्कशन में आपको मिलते हैं, नेक्स्ट डिस्कशन में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। देखिए अभी तो हमें ये आदत भी नहीं पड़ी है ये कहने की, तो ये कर दीजिएगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। अल्लाह हाफिज।